لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछली दफ़ा हमने हेल्दी हज स्क्रीनिंग के हवाले से कुछ बातें की थी और जिसमें हमने मेंशन किया था कि इस साल जैसे हज की थीम ये मैंने अपनी तरफ से जो है वो एक हज की थीम बनाई है कि हज से पहले स्क्रीनिंग, क्योंकि वहाँ जितने भी हाजी आते हैं तो उनका कोई ऐसा हज, क्योंकि हज एक मुशक्क़त वाली इबादत है और जब अचानक उनको अमराज कल्ब लाहिक हो जाते हैं या जो पुराने अमराज कल्ब होते हैं वो बिगड़ जाते हैं तो फिर उनको अस्पतालों में दाखिल होने की वजह से उनको भी और उनके साथ जो अज़ीज़ रिश्तेदार या हज ग्रुप के दोस्त अहबाब होते हैं उनके लिए भी एक ज़हमा हो जाती है। तो लिहाजा इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने महसूस किया है कि ये हज स्क्रीनिंग यानी कि हज के सफ़र से पहले जो मरीज़ पहले से ही अमराज कल्ब में मुब्तला हैं या उनमें एथरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग के आदी हैं तो उनमें इम्कान होता है, यानी अमराज कल्ब लाहिक होने का इम्कान होता है। तो ऐसे मरीज़ अगर हद से पहले डॉक्टर के पास जाके अपनी मुआयना करवाएंगे तो वो डॉक्टर फिर उनके लिए डिटरमिन कर सकेगा कि आया वो हज की जो एक्सर्शन है वो बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब तक वो हज की डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तब तक फिर वो कोई असेस नहीं कर पाएगा कि उनका किस किस्म का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये पुराने मेरे 2 मोनोग्राम्स हैं जो पहले भी मैं डिस्कस करता रहा हूँ, उनको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि टाइम इज़ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम इज़ लाइफ। ये टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ हज में, चुनाचे ज़्यादातर हिजाज जो हैं वो हज की मनासिक को वक्त पर अदा करने में मसरूफ़ हो जाते हैं तो फिर अपनी सेहत पर या अपने अलामात को टाइम नहीं देते। उनको जब चेस्ट पेन शुरू हो जाता है तो तब तक अस्पताल नहीं जाते जब तक हार्ट अटैक या कोई कार्डियक अरेस्ट ना हो, तो तब तक फिर अस्पतालों का रुख नहीं करते हैं। तो लिहाजा उनके लिए ये एक मैसेज है कि जैसे स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी थोड़ा प्रॉब्लम हो, माइनर प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर ना करें, ख़ास करके हज के सफ़र के दौरान। और अगर आप माइनर प्रॉब्लम्स को, माइनर सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो फिर बड़ी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक या फालिज या हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट, अचानक हरकत कल्ब बंद होके और फिर मरीज़ मौत का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा मैसेज ये है उनके लिए कि जो भी हाजी हज का सफ़र कर रहे हैं कहीं भी दुनिया के किसी कोने से भी, क्योंकि ये जो प्रोफार्मा मैंने बनाया हुआ है ये मेरी अपनी ज़ाती तख्लीक है, अपना जो तजुर्बा है 20-22 साल वहाँ सऊदी अरब में गुजारने के बाद जो है ये किताब लिखने के बाद ये मेरा एक निचोड़ है कि तो ये, और इससे पहले किसी ने इस किस्म का प्रोफार्मा जो है वो नहीं बनाया है। और लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये एक ऐसे समझें कि हमारे फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और साइंसदानों का बचा हुआ होमवर्क है जो अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए तौफीक दी और मैं ये काम करने के काबिल हुआ हूँ। और
ये प्रोफार्मा जो है वो फिल करा के और उसके बाद ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशंस हैं। और ये जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है इसके कोई मैंने 32 अवामिल जो है वो इसमें मेंशन किए हैं और इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। कुछ हाई रिस्क जिनमें इम्कान ज़्यादा होता है, और दूसरे इंटरमीडिएट रिस्क हैं और तीसरे लो रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं। तो 3 कैटेगरीज़ के पेशेंट्स होते हैं और कोई 32 अवामिल हैं। हाई रिस्क वाले कोई 12 फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये कोई इसका मकसद ये नहीं है कि किसी को इन 32 में से जिनका स्कोर 0 है तो उनको अमराज कल्ब लायक नहीं हो सकता। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नौजवान होते हैं और उनको इस किस्म के स्क्रीनिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, तो लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं हो सकता। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि जिनमें जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं तो उन हाई रिस्क पेशेंट्स में जिनको पहले से अमराज कल्ब हैं तो वो अमराज कल्ब बिगड़ के और उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ सकती है। उनको नया हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर डिकम्पनसेट हो के अस्पतालों में दाखिल हो सकते हैं, या हरकत कल्ब की बंदिश हो सकती है, या फिर अमराज कल्ब की वजह से फालिज होने के जो है वो इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ के पेशेंट्स होते हैं। इनमें से ये 12 अवामिल जो है वो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं, जिनमें वो मरीज़ जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और जैसे 80 साल या उससे ज़्यादा, अल्दो इतने, लेकिन बहुत सारे मुल्कों के मरीज़ जो हैं वो इस उम्रों के अफ़गानिस्तान से, सीरिया से मरीज़ आते हैं, या अफ्रीकन कंट्री से जिनकी उम्रें जो है वो 80 या उससे ज़्यादा होती हैं। तो उनमें उम्र बज़ात ख़ुद एक ऐसी चीज़ है। बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनमें अलामात नहीं होते, तो उम्र बज़ात ख़ुद जो है वो एक अमराज कल्ब लाहिक होने का एक अवामिल जो है वो बन सकती है। दूसरे नंबर पर वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पिछले 3 महीने, 1 महीने या 3 महीने के अंदर, अब जैसे इस वक्त ज़्यादातर जात जो हैं वो अपने हज का फॉर्म भर रहे हैं और उनके नाम आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि अब अगर जिसका नाम आ जाता है उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। अब हज के सफ़र से पहले अगर उनको अचानक हार्ट अटैक होता है और एंजियोप्लास्टी होती है या बाईपास सर्जरी होती है, तो अगर 1 से 3 महीने के अंदर या फिर उनमें ये होता है कि चुनाचे हज का फॉर्म भरा हुआ होता है, तो फिर वो अपने हार्ट को इग्नोर करके और हज का सफ़र पर चले जाते हैं और वहाँ फिर आके और उनको कभी दोबारा हार्ट अटैक, स्टेंट थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, या हार्ट फेलियर होने के जो है वो इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अनस्टेबल अंजाइना है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको अंजाइना के बारे में मालूमात नहीं होती है। उनको चेस्ट पेन तो होता है और लेकिन वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं होता कि ये चेस्ट पेन जो है वो अंजाइना की वजह से, अगर है अंजाइना तो अनस्टेबल अंजाइना है, स्टेबल है, कितनी शरेयानें बंद हैं, तो उनको इस किस्म की मालूमात नहीं होती, तो लोग उनको लाइटली ले लेते हैं। तो अलबत्ता जो अनस्टेबल अंजाइना के पेशेंट्स हैं, न्यू ऑनसेट अनस्टेबल अंजाइना, और हद से पहले अगर उनको इस किस्म के अलामात होते हैं तो उनमें भी वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हज की जो एग्जर्शन है फिज़िकल और मेंटल एग्जर्शन, तो उसमें उनके अलामात जो हैं वो मज़ीद वर्स होके और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर या हरकत कल्ब होने का अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, और जो सिम्टोमेटिक स्टेज सी और स्टेज डी वाले मरीज़ जो है वो एडवांस हार्ट फेलियर के होते हैं, और चुनाचे स्टेज सी और स्टेज डी में बहुत सारे मरीज़ या
फिजिशियंस उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो मरीज़ दवाएं तो खाते हैं, उनके अलामात बेहतर होते हैं, लेकिन हैं तो आफ्टर ऑल स्टेज सी और डी के पेशेंट्स, तो वो अगर हज के एक्सर्शन के लिए एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में और फिर दवाएं बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो उनमें चांसेस हैं कि उनके जो अमराज हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको पहले से जैसे एक्सरसाइज टेस्ट होती है, बहुत सारे हाजी जो हैं वो हज के सफ़र से पहले फिजिशियन के एडवाइस पर स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं, और उनकी अगर स्ट्रेस टेस्ट अर्ली वर्कलोड पर पॉजिटिव आती है और लेकिन वो उसके लिए कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या कोई रिवेस्कुलराइजेशन नहीं करवाते और वो समझते हैं कि उन्हें अलामात नहीं है, तो फिर हज के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं, तो वो भी मरीज़ जो हैं फिर वहाँ आके उनमें परेशानी का आलम हो सकता है। इसके अलावा जो थ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अलावा दूसरे नंबर पर बहुत सारे मुल्कों से दिल के वेल्व्स की बीमारियां, उसमें दो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉमन है, एक एओर्टिक वेल्व का स्टेनोसिस और एओर्टिक माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस जो है वो, ये दो स्टेनोटिक जो लीजन्स हैं ये काफ़ी कॉमन है और उनमें उनके अचानक अलामत जैसे सीवियर एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस है तो उनमें सिनकपी या कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से माइट्रल स्टेनोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन में होते हैं, बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ओरल एंटीकोआगुलेंट पर होते हैं जो बंद कर देते हैं, तो फिर उनमें हार्ट फेलियर और फॉलेज होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फिर कुछ मरीज़ होते हैं जिनको पैदाइशी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, दिल में सोराख होते हैं, और बहुत सारे मरीज़ जिनके पहले से ऑपरेशन हुए होते हैं लेकिन हज से पहले वो कोई इस किस्म की रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन या कोई स्क्रीनिंग नहीं करवाते और वहाँ आके फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैलिग्नेंट एरिथमियाज़ हैं, दिल की रफ्तार जिनकी पहले से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से, और उनकी बैटरीज जो है वो हज से पहले उन्होंने अपनी बैटरीज को चेक नहीं करवाया है, जिनको आईसीडी लगा हुआ है, जिनको परमानेंट पेसमेकर लगा हुआ है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर बगैर किसी चेकअप करवाने के हज के सफ़र पर जब आते हैं तो फिर पता चलता है कि उनकी बैटरीज जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो उनको भी जो है फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन जिनको पहले अमराज क़ल्ब होते हैं, और अगर हामला ख़वातीन को अमराज क़ल्ब के साथ फिर हज की एग्जर्शन अगर उनके ऊपर आ जाए तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा एक हार्ट फेलियर ख़ास करके या फालिज या कार्डियक अरेस्ट होने के इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन मरीज़ों में एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, ये बहुत कॉमन है और काफ़ी परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन होती है उनको, और उनको पहले से स्ट्रोक हो चुका होता है और फिर हज का चुनाचे टाइम आ जाता है तो हज के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं, तो उनकी आईएनआर जो है वो एंटीकोगुलेंट पर दवाएं तो खाते हैं लेकिन वो अपनी आईएनआर को थेरापेटिक रेंज में नहीं होते, तो उस वजह से फिर उनको फालिज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिनको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, क्योंकि जो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, सिगरेट स्मोकर्स होते हैं तो उनकी कल्ब और ब्रेन की शरियानों के अलावा उनकी जो टांगों की शरियानें हैं उनमें भी उनकी ब्लॉकेज आई हुई होती है, और चुनाचे हज में लोगों को, हाजियों को बहुत ज़्यादा कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा जो एक्सपेक्ट नहीं करते, कहीं बस जो है वो ख़राब हो गई, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो चलना पड़ता है, और चलने से फिर उनके जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, उनको पेन का एहसास नहीं होता और उनको दर्द का एहसास नहीं ना होने की वजह से कभी कभार ऐसी नौबत आ जाती है कि उनकी टांगों की जो शरियानों के प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया या कोई क्लॉट कहीं से हार्ट से क्लॉट जो है वहाँ जाके फंस जाता है और
अक्सर मरीज़ जो इन अलामात को इग्नोर करते हैं या उनको चलने से टांगों में दर्द होता है तो वो टांगों को सिर्फ दबाते हैं कि किसी दोस्त या अहबाब को बोलते हैं कि वो उनकी टांगों को दबाएं, उनको दर्द हो रहा है, जबकि वो दर्द जो उनको होता है वो टांगों की बीमारियों की वजह से होता है। और कभी कभार नौबत ऐसी आ जाती है कि उनको टांग को काटना पड़ जाता है। आखिर में कुछ मरीज़ों को पहले से डीवीटी की बीमारी होती है कि क्योंकि सफ़र लंबा सफ़र होता है तो उसकी वजह से ये जो टांगों की नसें होती हैं उसमें क्लॉट जो है वो जमा हो जाते हैं और वो क्लॉट जो है वहाँ से टूट के फिर फेफड़ों की नालियों में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करती हैं और वो उनको पहले इस तरह से हुआ होता है और दवाओं पर होते हैं, लेकिन वो दवाएं फिर छोड़ देते हैं या दवाएं खाते हैं तो वो थेरापेटिक रेंज में नहीं होते हैं, तो फिर लंबे सफ़रों की वजह से फिर उनमें दोबारा डीवीटी होने के चांसेस और फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर्स हैं और फिर लो रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लो रिस्क फैक्टर्स का मकसद ये नहीं है कि लो रिस्क वालों में कुछ भी नहीं हो सकता। लो रिस्क में जैसे उम्र है और 45 साल या उससे कम उम्र वाले हिजाज जो हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं और उनमें भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल्स होते हैं। जैसे पहले उनको अगर हार्ट अटैक हो चुका है लेकिन वो अनकम्प्लिकेटेड हार्ट अटैक है और वो फुली रिविस्कुलराइज है, सिंगल वेसल डिजीज़ है और उनका हार्ट मसल प्रिजर्व सिस्टोलिक फंक्शन है, तो ऐसे मरीज़ों में फिर हज के दौरान उनके इम्कानात जो हैं वो कम होते हैं। तो ये लो रिस्क के कुछ बहुत सारे अवामिल हैं और ये आप जितने भी चार्ट है इसके हज के हवाले से ये आप कहीं से भी डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। और फिर अपना जो प्रोफार्मा है आपका जो प्रोफार्मा है ये स्क्रीनिंग का ये कोई भी फिजिशियन जो है वो उसको भर सकता है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वही जो आपके कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो माहिर फिजिशियन है वो आपकी अलामात और आपकी बीमारी को जानता है, आपकी दवाओं को बारे में जानता है। वो अगर प्रोफार्मा आपके साथ होगा तो वो आपकी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करके आपको बेहतर एडवाइस दे सकता है ताकि आप हज के सफ़र से पहले जो कुछ करना है तो वो पहले ही आप उन चीज़ों का इलाज करें और फिर हज का सफ़र करें ताकि वहाँ आके फिर आपको अस्पतालों के चक्करों से और इन चीज़ों से आप जो है वो बच जाएं। तो ये जो कुछ भी स्क्रीनिंग और रिस्क स्ट्रेटिफिकेशंस हैं ज़्यादातर ये बाहर के मुल्कों ने अपने मरीज़ों और उनके लिए की हुई है और ये हज जो है ये मुसलमान दुनिया का एक इवेंट है। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तरसों हम मुसलमानों की अभी ये जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन या ये जो प्रोफार्माज हैं, स्क्रीनिंग की जो प्रोफार्माज हैं, ये कोई पीटर या माइकल आके नहीं हमें करके देगा। ये हमारा काम है, हमारे मुसलमान साइंसदानों का काम है कि ये आज इस वक्त ये ना तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये बाइंडिंग है कि ये आप करा के लाएँ, जिस तरह से कोरोना के ज़माने में एक कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट होता था, या अभी भी अब यहीं जहाँ पर भी जाएं, बॉर्डर पर जाएं या हज के सफ़र के लिए तो यूजुअली वैक्सीन का रिकॉर्ड जो है वो देखते हैं कि आपने जो मुअल्लिक मुतैदी बीमारियाँ इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, मेनिंजाइटिस, एनकेफलाइटिस, नमूनिया, उसकी वैक्सीन का कार्ड तो सब लोग चेक करते हैं, लेकिन जो वो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पर काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन ये इस वक्त जो इमराज़ क़ल्ब का जो तूफ़ान बरपा है ये इस पर हमारे हुकूमतों का अभी तक इनकी तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत को और जो हमारे गेस मुल्क या जो होस्ट मुल्क है सऊदी अरेबिया है, क्योंकि ये जो इमराज़ क़ल्ब और फालिज की वजह से जो अस्पतालों के खर्चे इस वक्त वो बर्दाश्त कर रहे हैं और इनमें से कुछ खर्चे हमारे हाजियों के उससे भी जो है वो होते हैं, लेकिन
हज चुनाच ऑलरेडी इतना महंगा होता जा रहा है, और अब तो सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो हाजियों के ख़र्चे जो है वो बर्दाश्त कर रही है, और हज के दौरान जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका फ्री में इलाज होता है। लेकिन कब तक ये इतने ख़र्चे जो है वो कोई भी हुकूमत आगे चल के जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आज नहीं तो कल हमें ये इन चीज़ों की तरफ अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, ताकि हज के सफ़र से पहले, तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और यही है कि वक्त से पहले अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझ लें और सफ़र से पहले अगर इस किस्म के स्क्रीनिंग और रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में अगर हम जान लें, ताकि वहाँ पर परदेश में जाके फिर इन चीज़ों से जो है वो अस्पतालों के चक्करों से बच सकें। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह और शाम क्लिनिक करता हूँ, और अगर किसी भी हिजाज को हज के सफ़र से पहले किसी भी एडवाइस की कोई ज़रूरत हो तो वो टेलीफ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट करके और वर्चुअली अपनी रिपोर्ट के साथ जो है वो मशवरा कर सकता है, या क्लिनिक का वक्त लेके और वो दिखा सकता है।